इस दुनिया में मैजिक यूज करना आम बात है, पर यहाँ एक लड़का है जो कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो हर किसी से ज्यादा स्ट्रांग है। इस मैजिकल दुनिया में झाड़ू में बैठ के उड़ना और चीजों को हवा में उड़ाना रोजमर्रा का काम है। यहाँ हर किसी के पास मैजिक यूज करने की काबिलियत है और ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है और उनका सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिक स्किल के ऊपर निर्भर करता है। और ड्रैगन दिखना यहाँ नॉर्मल बात है। वहीं उस जगह से दूर एक जंगल में मैश नाम का लड़का काफी तेजी से चेस्ट का वर्कआउट कर रहा है। एक 75 साल का बूढ़ा आदमी रैग्रो उस घने जंगल में एक छोटे से घर में मैश के साथ रहता है, जो कि शहर से काफी दूर है। वो बताता है उसने काफी लंबा जीवन जिया है, इसलिए उसे पता है स्ट्रेस से कैसे निपटना है। तभी दरवाजे से जोर जोर से आवाज आती है और मैश दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है। ये देख रैग्रो उस पे चिल्लाता है, उसने दरवाजे को क्यों तोड़ा। यहाँ बोला मैश कहता है वो अक्सर भूल जाता है कि दरवाजे को पुल करना है कि पुश। वो इस गलती के लिए माफी मांगता है और वादा करता है वो इसे फिक्स कर देगा। मैश अक्सर ही सारे काम बिगाड़ने के बाद उसे सुधारने के लिए तैयार रहता था। वो दरवाजे को टेढ़ा पकड़ के उसे फिक्स करने की कोशिश करता है और आखिर में उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख रैग्रो सारी उम्मीद खो देता है। मैश उससे पूछता है वो उसे हर बार फिजिकल ट्रेनिंग करने क्यों भेज देता है, लेकिन रैग्रो ये सच बताने में हिचकिचाता है कि वो औरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता। अब रैग्रो बाहर जाते समय मैश को शहर में उसके बिना अकेले जाने से मना करता है। हालांकि जैसे ही उसके फादर वहां से जाते हैं, मैश पोस्टर उठा के शहर की तरफ भागता है। वो वहां पहुंच कर देखता है हर कोई वहां आसान से आसान काम मैजिक की मदद से कर रहा है। वो बेकरी में पहुंच के एक्साइटेड हो जाता है और अपना फेवरेट क्रीम पफ ऑर्डर करता है। एक्साइटमेंट की वजह से उसने कॉइन बैंड कर दिए थे। वो तुरंत ही उन कॉइन को सीधा करता है। यह देख के बेकर शॉक्ड होकर चिल्लाता है। अब हवा के झोंके से उसका हुड निकल जाता है और उसका फेस देख के वहाँ सब लोग उसे घूरने लगते हैं और फुसफुसाते हैं कि उसके पास मैजिकल मार्क नहीं है, जो कि इस दुनिया में हर किसी के पास है। इसी दौरान एक मैजिक रेडियो में रायन नाम का अनाउंसमेंट होता है कि उसने मैजिक स्कूल में टॉप किया है। वहीं एक पुलिस वाले ने एक आदमी को बांध के रखा है क्योंकि उसने चोरी की है। वो उसे पनिश करने के लिए जाता है। तभी वहाँ फोन की घंटी बजती है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके फेस में कोई भी मार्क नहीं है। मैश अपने आसपास के लोगों के रिएक्शन से कंफ्यूज था। वो अपने फादर की दी गई वार्निंग को याद करता है और खुद से माफी मांगता है। अपने क्रीम पफ को एंजॉय करते हुए वो गलती से एक ड्रंक पुलिस वाले से टकराता है। मैश उसे काइंडनेस के साथ क्रीम पफ ऑफर करता है, पर ये देख के वो और भड़क जाता है और उसके क्रीम पफ को फेंक डालता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। मैश एक ही झटके में उसकी यूनिफॉर्म फाड़ डालता है और उसे वादा करता है कि वो इसे धो के उसे लौटा देगा। उसी समय वहाँ दूसरा पुलिस वाला ब्रैड वहाँ आता है और वो मैश को देखने के बाद वो नोटिस करता है कि इसी बिना मार्क वाले लड़के की रिपोर्ट की गई है। ब्रैड उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तभी रैग्रो तेजी से आकर मैश को उठा के वहाँ से भाग जाता है। ब्रैड अपनी जेब से छड़ी निकालता है और मैजिक से एक स्पाई बर्ड उनके पीछे भेज देता है। अब घर पहुंचने पर रैग्रो मैश को उसकी बात न मानने के लिए बुरी तरह डांटता है। मैश भोला चेहरा बनाकर उनसे माफी मांगता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैश दिल का काफी अच्छा था और ये बात जानते हुए रैग्रो उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता। वो उसे पनिशमेंट के लिए मॉर्निंग ट्रेनिंग रूटीन को दोबारा करने के लिए कहता है और मैश के दरवाजा खोलने से पहले उसके लिए दरवाजा खोलता है। तभी उसकी नजर मैजिकल बर्ड पे जाती है। वहाँ अचानक से ब्रैड अपने साथियों के साथ दीवार तोड़ के अंदर आता है और पूछता है मैश कहाँ है। वही मैश अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे देख सारे जानवर चौंक जाते हैं। वो 5 मिनट में ही अपना सारा वर्कआउट खत्म कर लेता है और क्रीम पफ खाने के लिए घर लौटता है। हालांकि वो फिर से भूल जाता है कि उसे दरवाजे को पुल करना है कि पुश। तभी उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रैड उसके ग्रैंडफादर को बता रहा होता है कि मैजिक के बिना पैदा हुए लोग इस दुनिया के लिए खतरा है और उनका खात्मा जरूरी है। जो मैजिक यूज नहीं कर सकते उनके यहाँ कोई जगह नहीं है, ना ही उन्हें जीने का हक है। रैग्रो से मैश के बारे में पूछे जाने पर वो उसे कुछ नहीं बताता, जिससे इरिटेट होकर वो उसे मैजिक से उठाकर दूर फेंक देता है। बिना मार्क वाले लोगों को पनाह देना एक सीरियस क्राइम है, पर रैग्रो फिर भी नहीं बताता कि मैश कहाँ है। रैग्रो अपने पास्ट को याद करता है जब मैजिक में वीक होने के कारण उसको मॉम से डांट पड़ती थी। वो आसान से आसान मैजिक भी ढंग से नहीं कर पाता था, जिसके लिए उसे हमेशा सजा मिलती थी। बड़े होने पर भी वो हर बार फेल होता रहा और हर कोई उससे नफरत करने लगा। जिंदगी से तंग आकर वो खुद की जान लेने का फैसला करता है, पर वो जब बिल्डिंग से कूदने वाला था उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस
बच्चे को उसके पेरेंट्स द्वारा वहाँ छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके पास मार्क नहीं था। रैग्रो को पहली बार लाइफ में ऐसा लगा कि किसी को उसकी सच में जरूरत है। उस दिन वो कसम खाता है भले ही उनका रिश्ता खून का ना हो, वो उसका ख्याल रखेगा। रैग्रो रोते हुए हवा में चिल्लाता है मैश जहाँ कहीं भी है वो भाग जाए। ब्रैड अपने साथियों को मैश को ढूंढने के लिए कहता है और रैग्रो को बुरी तरह पीटता है। ब्रैड अब एक खतरनाक मैजिक यूज करके रैग्रो को मारने वाला था, तभी मैश दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आता है और एक जोरदार पंच पुलिस वाले के मुंह में दे मारता है, जिससे वो उड़ते हुए घर के बाहर पहुंचता है। अब पिछली बार वाला ऑफिसर दोबारा उसके सामने आता है। मैश एक बार फिर उसके कपड़े फाड़ डालता है और उसके गालों में लगातार थप्पड़ मार के उसके गाल सुजा देता है। रैग्रो उस पर चिल्लाता है वो भागा क्यों नहीं, पर मैश इसके जवाब में कहता है वो अपनी फैमिली को मुसीबत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। वो ब्रैड की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो उसे हेल में पहुंचा देगा। ये बात सुनकर ब्रैड जोरों से हंसता है और कहता है बिना मैजिक के तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। अब मोटा पुलिस वाला ये देखते हुए सोचता है ब्रैड स्पेशल पुलिस फोर्स में है और वो शहर का सबसे बेस्ट जादूगर है, ये लड़का उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ब्रैड अब अपना सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल यूज करता है जिसे उसने ड्रैगन को मार गिराने के लिए यूज किया था। वो इस स्पेल को उसकी तरफ फेंकता है जिससे पूरे घर में धमाका होता है, पर धुएं के हटते ही दिखता है कि मैश को खरोच भी नहीं आई है। ये देख के ब्रैड सदमे में चला जाता है कि इस लड़के ने एक स्लैप में मैजिक को दूर फेंक दिया। ब्रैड को लगता है ये उसका लक था, इसलिए वो उसे हार मानने के लिए कहता है और लगातार उस पे मैजिक से अटैक करता है। पर मैश कभी उसके स्पेल को जगल करने, वॉलीबॉल की तरह हिट और फुटबॉल की तरह उससे खेलने लगता है। ये देख के ब्रैड पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैश रैग्रो की छड़ी उठाता है। ये देख के ब्रैड समझता है वो मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए वो अपना डिफेंसिव स्पेल यूज करता है। लेकिन मैश छड़ी उठा के तेजी से उसकी तरफ फेंक डालता है, जिससे ब्रैड का स्पेल टूट जाता है और उसके गाल में खरोच आ जाती है। ब्रैड पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और उसकी लड़ने की चाह खत्म हो जाती है। मैश उसे चेतावनी देता है अगर वो उसकी फैमिली को दोबारा नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसे मार डालेगा। रैग्रो पूरी तरह चकित रह जाता है कि मैश की ट्रेनिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी, पर वो ये सब कैसे कर पा रहा है। ब्रैड हंसते हुए उसे ऑफर देता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी के लिए चुना जाता है और इस टाइटल के मिलने का मतलब है गॉड ने तुम्हें चुना है और पूरी सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और वो चाहता है मैश इस टाइटल के लिए इनरोल करे और चुना जाए, जिससे वो भी प्रॉफिट कमा पाएगा अगर उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर वो मना करता है तो पूरी जिंदगी वो उसके पीछे लगे रहेंगे। मैश इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो अपने फादर के साथ पीसफुली जीना चाहता था। रैग्रो को लगता है ये पागलपन है क्योंकि वो एक मैजिक स्कूल है, लेकिन मैश का मोटिवेशन औरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अगले सीन में मैश मैजिक स्कूल में पहुंच गया है और उसके फेस में एक नकली मार्क है। अब आगे की स्टोरी में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जो कि काफी प्रेस्टिजियस और पुराना इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर साल एक से बढ़कर एक बेस्ट मैजिशियन दिए हैं। यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ है कि सिर्फ 3% लोग ही पास हो पाते हैं और इसमें सिर्फ बड़े मेज ही एंटर कर सकते हैं और मैश के पास तो कोई मैजिक पावर है ही नहीं। क्लॉड ऊपर से इस साल के पार्टिसिपेंट को देख रहा था जो बड़े घरों से थे और उनमें से हर कोई एकेडमी में आने के लिए उत्सुक था। तभी उसे लगातार कुछ फटकने की आवाज सुनाई देती है और उसकी नजर मैश पे जाती है जो अपना रेगुलर वर्कआउट रूटीन कर रहा था। ये देख क्लॉड हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है मैजिकल स्कूल में ये हैवी वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। अब क्लॉड फिर से देखता है तो मैश इस बार इनविजिबल चेयर में बैठकर फिटनेस बुक पढ़ रहा था। क्लॉड पूरी तरह बौखला जाता है, ये आखिर कर क्या रहा है। यहाँ सब मैजिकल बुक पढ़ रहे हैं और ये फिटनेस बुक पढ़ते हुए क्रीम पफ खा रहा है। इसी दौरान वहाँ ब्रैड और रैग्रो बिना किसी की नजर में आए मैश पे नजर रखे हुए हैं। ब्रैड को पूरा भरोसा है कि उसका प्लान काम करेगा, साथ ही उसका बनाया हुआ नकली मार्क कोई पहचान नहीं पाएगा। वहीं मैश सोच रहा है कि एग्जाम कैसा होगा, उसे कोई आइडिया नहीं, पर उसे किसी भी कीमत में पास होना होगा। अब क्लॉड एग्जाम के अनाउंसमेंट करते हुए ड्रामेटिक एंट्री करता है और चारों तरफ ग्रीन फ्लेम चमकती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत सारे एडवांस स्पेल में मास्टर्ड है, जिसे सुनकर क्लॉड अंदर से काफी खुश होने लगता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। मैश कहता है आग में उसकी पक्का झुलसी होगी, जिस पे क्लॉड पूरी तरह किल जाता है। क्लॉड सबको अपनी सीट में बैठने के लिए कहता है, पर वहाँ कोई सीट नहीं थी। दरअसल वो थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, इसलिए वो अर्थ मैजिक से वहाँ डेस्क क्रिएट करता है। साथ ही आसमान से पेपर और पेन बरस कर सीधा डेस्क में आ जाते हैं, जिसे देख सारे स्टूडेंट पगला जाते हैं कि क्या गजब मैजिक है। लेकिन मैश सीधा कहता है वो सबको पहले ही क्लासरूम में ले जा सकता था जहाँ पहले से डेस्क होते। ये सुन क्लॉड और ले जाता है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, ये सोच के ये जैसा आलसी आदमी कभी एग्जाम पास नहीं कर सकता। अब टेस्ट शुरू होता है, लेकिन क्लॉड ने पेपर में मैजिक किया है जिससे सारे सिंबल इधर उधर घूम रहे थे और एग्जाम को पास करने के लिए उस मैजिक को रिमूव करना था, जिससे वो एक लाइन ऑर्डर में सेट हो जाए। मैश बड़े प्यार से उन सिंबल्स को रुकने के लिए कहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इससे फ्रस्ट्रेटेड होके वो पेन तोड़ देता है और
और एक बार फिर पूछता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है और वो सबसे पहले अपना एग्जाम पूरा करता है। अगले टेस्ट में बड़ा पत्थर मैजिक से उठाना है, लेकिन अपना मैश बड़ी चालाकी से ये काम अपने थंब की मदद से करता है और पानी के ऊपर बड़े आराम से दौड़ लेता है। ये देख के क्लॉड हद से ज्यादा खिल जाता है और एक मुश्किल मेज क्रिएट करता है जो बहुत सारे ट्रैप से भरा था और इस टेस्ट को 30 मिनट के अंदर पास करना है। मैश के पास एक लेमन नाम की लड़की आती है जो अपने आप को वीक बताकर उसके साथ टीम बना लेती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लेमन हर ट्रैप में फंस कर मैश की स्पीड को स्लो कर देती है। मैश अब अकेले ही आगे जा रहा था। ये देख लेमन उसे मैजिक से बांध देती है। लेमन उसे शुरू से ही धोखा दे रही थी ताकि वो उसे टेस्ट पास करने से रोक सके। मैश अपनी स्टैंड से हैंडकफ तोड़ डालता है और वहां से तुरंत भाग निकलता है। वो उसे रोकना चाहती थी पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा इजिप्शियन गॉड आ जाता है जो एक पहेली दोहराता है और उसका जवाब देने पर ही वो उसे आगे जाने देगा। वो लेमन की छड़ी को भी दूर फेंक डालता है ताकि वो मैजिक यूज ना कर सके। वो फिर से मैजिक का जवाब मांगता है लेकिन लेमन इतना घबरा जाती है कि उसे कोई जवाब नहीं सूझता और टाइम अप्स हो जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेमन मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि उसे याद आता है कि उसने मशरूम जैसे सर वाले मैश को धोखा दिया है, इसलिए ये उसकी सजा है। पर उसके मारने से पहले ही मैश एक जोरदार पंच उसके मार डालता है और उसे बचा लेता है। अब मैश वहाँ की सारी दीवारें तोड़कर समय पे वहाँ पहुंच जाता है। ये देख के क्लॉड के होश उड़ जाते हैं और वही स्कूल का हेडमास्टर मैश की काबिलियत को नोटिस कर रहा था। सारे स्टूडेंट मैश को चीटर कहने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए शोर करते हैं। ये देख के मैश उदास हो जाता है और लेमन सारा सच बताते हुए कहती है कि उसने क्लॉड के कहने पे ही मैश के टेस्ट पास करने में बाधा डाली क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उस एग्जाम में पास कर देगा। ये देख के क्लॉड सब कबूल देता है और मैश को चैलेंज करता है। अब मैश उसकी छड़ी तोड़ डालता है जिसे देख के वहाँ सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी हेडमास्टर वहाँ आके उन्हें रोकता है और मैश को फाइनल टेस्ट के लिए ले जाता है। हेडमास्टर ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि मैश ने ये एकेडमी क्यों चुनी, जिसके जवाब में वो कहता है वो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली जीना चाहता है। हेडमास्टर नोटिस करता है मैश बिना सोचे समझे सारे एक्शन लेता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि वो तब क्या करेगा जब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दुश्मन उसके सामने आ जाए जैसे कि वो खुद। और वो एशियंट स्पेल यूज करता है जिससे पूरा रूम का माहौल टेंस हो जाता है। ये एक पावरफुल मैजिक था जिससे टारगेट की सबसे चाहने वाली की सोल को डॉल के अंदर कैद करके उसे मार दिया जाता है। मैश नाइफ को पंच मार के तोड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ से खून बहने लगता है। मैश सोचता है ये एक इंडोरेंस टेस्ट है, इसलिए वो दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है हेडमास्टर इस स्पेल को पूरे दिन तक जारी नहीं कर पाएगा। ये देख के हेडमास्टर इम्प्रेस होता है और मैश का ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में स्वागत करता है। अब मैश अपनी एकेडमी के पहले दिन बेसिक स्पेल सीखता है जिसमें उन्हें मैजिक से लॉक को खोलना है और मैश बड़े आराम से लॉक को खोल देता है और बोला मैश बताता है कि वो मैजिक में अच्छा नहीं है और ये काफी मुश्किल रहा है जो उसने चुनी है। ये देख टीचर उस पर भड़कती है और वहीं उसका क्लासमेट सोचता है ये लड़का मेरा रूममेट ना बने। पर जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो पाता है कि दरवाजा मिसिंग है और वो देखता है उसके पीछे मैश दरवाजा लिए खड़ा है। अब वो अपने आप को फिन नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वहीं मैश डिवाइन विजनरी बनने के बारे में उससे पूछता है, जिस पे फिन बताता है कि उन्हें गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने हैं जो कि एकेडमी में हर एक्टिविटीज और उनकी काबिलियत के आधार पर दिए जाएंगे और इस जानकारी के लिए वो उसे क्रीम पफ ऑफर करता है। अब अगले दिन उनकी क्लास शुरू होती है जिसमें उन्हें पहल से झाड़ू को उड़ने के लिए कमांड देनी है, लेकिन वहाँ मैश इस चीज को नहीं कर पाता जिसे देख उसका एक क्लासमेट उसका मजाक उड़ाता है, जिसपे मैश जोर से जमीन पर पैर मारता है और झाड़ू उड़ते हुए तेजी से उसके हाथ में आ जाता है। ये देख उसका क्लासमेट उसे चीटर कहता है और उसे रेस के लिए चैलेंज करता है जिसमें लूजर को विनर की हर बात माननी होगी। मैश उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब टीचर रेस शुरू करती है और मैश रेस फिनिश कर चुका है। ये देख के वो लड़का शॉक रह जाता है कि वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन में है। टीचर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है कि ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पूरी क्लास को कोई आइडिया नहीं आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिन ने देख लिया था कि मैश ने हवा में झाड़ू फेंक तुरंत ही उस पर जंप किया और रेस पूरी करी। पर मैश के क्लासमेट को अभी भी यकीन नहीं होता और वो उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है, पर अचानक से उसका मुंह स्पेल से बंद हो जाता है। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट केविल आकर अपने दोस्त के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो मैश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने को लॉयड केविल नाम से इंट्रोड्यूस करता है, पर मैश को ये केविल सुनाई देता है और वो अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है। अब बाद में केविल रेस हारने के लिए अपने दोस्त को पंच मारता है। मैश फिन से सवाल पूछता है सारे स्टूडेंट केविल से क्यों डरते हैं। फिन बताता है केविल के फादर मैजिक ब्यूरो में हाई रैंकिंग मेंबर हैं और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो चाहे तो उसे एकेडमी से निकाल सकते हैं और उसने काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा होते देखा है। अब क्लास के बाद मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ बनाने में लग जाता है, पर उसे फील होता है वो कुछ भूल रहा है। दूसरी तरफ केविल गुस्से से भर जाता है कि मैश वहाँ आया ही नहीं। अब अगले दिन क्लास
क्लास में मैश नोटिस करता है कि उसकी किताब फट गई है। तभी केविल उसके पास आता है और कहता है उसने सुना है वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। अगर वो चाहे तो वो वाइस प्रिंसिपल से उसका नाम सजेस्ट कर सकता है, पर अगर वो उसकी हर बात मानेगा। अब केविल मैश से अपने सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि अपने जूते भी साफ करवाता है, और ये सब फिन चुपचाप देख रहा था। अगले दिन भी मैश की किताब फटी हुई मिलती है। वो फिन से किताब मांगता है, पर केविल की नजर से बचने के लिए वो मना कर देता है। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही मैश उसके बगल में बैठ जाता है और उसे शुक्रिया कहता है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पर फिन चुप ही रहता है। अब हॉलवे की तरफ केविल कहता है कि वो उसकी किताब फाड़ कर बोर हो गया है, इसलिए अब उसका अगला टारगेट उसके कपड़े होंगे। और पता चलता है कि असल में ये फिन ने किया था, पर वो हिम्मत करके बोलता है कि अब वो केविल के इस काम में साथ नहीं देगा। उसकी बात न मानने पे केविल फिन को मैजिक से घुटनों में ला जाता है। उसी समय वहाँ मैश आ जाता है जो फिन की किताब वापस करने आया था। वो देखता है फिन जमीन पर है और उसके खून बह रहा है। मैश इस बारे में पूछता है तो फिन रोने लगता है और बताता है उसी ने केविल के कहने पे उसकी किताबों को फाड़ा था, पर मैश ने उसे अपना अच्छा दोस्त कहा, इसलिए वो अपनी गलती की माफी मांगता है। केविल मैश को वाइस प्रिंसिपल का नाम लेके कहता है कि वो आज उनके साथ डिनर करने वाला है, इसलिए वो लूजर फिन को यहाँ छोड़ उसके साथ ज्वाइन हो जाए। मैश केविल के पास जाकर उसका सर पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और फिन से माफी मांगने के लिए बोलता है। फिन ये देख के बोलता है उसे निकाला जा सकता है। तभी मैश को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ धमकता है। वो कहता है उसने पूरा इंसिडेंट देखा है और सारा दोष उन पे डालते हुए उनको सजा देने की बात बोलता है। और इतने में ही मैश उसके मुंह में अपना घुटना दे मारता है और वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए उस पर स्पेल करने जाता है, पर मैश उसके मुंह पे मिट्टी पोत देता है जो कि उसने हॉल में गड्ढा खोदते हुए निकाली थी। मैश उसे उठाकर गड्ढे में फेंक देता है और दफनाने लग जाता है। वाइस प्रिंसिपल कहता है वो इन सब से बच नहीं पाएगा, जिसपे मैश जवाब देता है अगर वो उसे कभी भी एकेडमी से निकाल सकता है तो वो उसे कभी भी दफना सकता है। इसके बाद हेडमास्टर मैश को बुला के बताता है कि उसे मैजिक ब्यूरो से नोटिस मिला है कि उसे तुरंत ही निकाला जाए। मैजिक ब्यूरो इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को कंट्रोल करती है, और इस एकेडमी से ही ब्यूरो में डिवाइन विजनरी को चुनकर भेजा जाता है। और केविल के फादर इस ब्यूरो की हाईएस्ट रैंकिंग के मेंबर हैं, इसलिए मैश की हरकत को माफ नहीं किया जाएगा। पर हेडमास्टर उस नोटिस को जला देता है और कहता है उसने ये पोजीशन इसलिए ज्वाइन करी ताकि वो दुनिया की करप्ट अथॉरिटीज को खत्म कर सके। और कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। इस कारण वो चाहता है कि मैश डिवाइन विजनरी बने, और उसे ये बनने के लिए हर एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करके कॉइन इकट्ठे करने होंगे, और बाकी वो खुद मैजिक ब्यूरो को संभाल लेगा। अब ये बात हर स्टूडेंट को पता चल जाती है कि मैश को केविल और वाइस प्रिंसिपल को सबक सिखाने पर कोई सजा नहीं मिली। अब हॉलवे की तरफ टॉम नाम का लड़का मैश को ड्यूलो मैच के लिए इन्वाइट करता है। टॉम बताता है ड्यूलो इस दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट है जो झाड़ू में बैठ के खेला जाता है, पर मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। लेकिन टॉम उसे लगातार फोर्स करता है। अब अगले दिन सबकी नजर मैश पे है, और जो कोई भी इस मैच को जीतेगा उसे सिल्वर कॉइन मिलेगा। अब मैच शुरू होते ही सब देखते हैं मैश उड़ नहीं रहा है और क्राउड उस पर भड़कने लगता है। अब टीम का कैप्टन टॉम मैश के पास आके उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो उसे ड्यूलो गेम के रूल बताता है कि उन्हें पॉइंट हासिल करने के लिए उन्हें बॉल को उसको पास करते हुए अपोनेंट के गोल में डालना है, और वो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते। टॉम कहता है उसने अपना सब कुछ ड्यूलो में लगा दिया है और उसे उसकी काबिलियत पे भरोसा है, इसलिए उसने मैच को चुना है। अब सब तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी अपोजिट टीम का मेंबर उसे जोर से टक्कर मार के नीचे गिरा देता है, जिस कारण टॉम की हड्डी टूट जाती है और अपोनेंट की टीम एक और गोल करके 40 पॉइंट से बढ़त बना लेती है। ये देख टॉम मैच से कहता है जीतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमने इस गेम में अपनी जान लगा के अपना 100% देना है। ये सुन अब मैच गुस्से से झाड़ू उठाता है और एक लंबी जंप मारता है। अब सब वहाँ ये देख के चौंक जाते हैं कि मैच हवा में उड़ रहा है, और फिर सबके चेहरे लटक जाते हैं ये देख के कि मैच हवा में जोरों से पाव चला रहा है। मैच अपने टीममेट को बॉल पास करने को कहता है, और ये देख अपोनेंट टीम उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और वो बॉल को थ्रो करता है जो कि रॉकेट की तरह तेजी से जाके अपोनेंट्स के झाड़ू को उड़ाते हुए सीधे गोल में जा पहुंचती है। और सब वहाँ हैरान हो जाते हैं, पर उनके होश फिर से उड़ जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि बॉल वापस से घूमकर मैच के हाथ में आ गई है। मैच एक बार फिर बॉल को उंगलियों की मदद से घुमाता है और वो बॉल फिर से गोल में जाकर वापस उसके हाथ में आ जाती है, और वो लगातार ऐसा करता जाता है जिससे वहाँ सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और यहाँ स्कोर पॉइंट भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। मैच की टीम के जीतने पर उसे सिल्वर कॉइन मिलता है। ये देख के फिन काफी खुश होता है, पर मैच अब ये दोबारा नहीं करने वाला। तभी वहाँ टॉम आता है और उसको गले लगा के शुक्रिया करता है। मैच की परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब थी कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया है। अब एक लड़का लेंस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है
और उसे याद आता है मैश एंट्रेंस एग्जाम वाला ही नमूना है जिसे दूसरे स्टूडेंट की मदद करने के लिए फेल होने का रिस्क उठाया। अब वो अपना पेंडेंट चेक करता है और अब अगली बारी मैश की है। अब अगले दिन टॉम मैश को ड्यूलो की प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। वहीं लेमन उसे अपने साथ स्टडी करने के लिए बुलाती है और दोनों मिलके उसे साथ में बेहतर बनने के लिए कहते हैं। मैश उनसे बचने के लिए फिन की मदद मांगता है पर वो सोने का नाटक करने लगता है। ये देख के वो उसे धोखेबाज बोलता है। अचानक से वहाँ लेंस आता है और उनके ग्रुप में फन के लिए शामिल होने को कहता है। वो अपनी मैजिक बोतल निकालता है और उसका ढक्कन हटाता है जिससे मैश के दोस्त उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो उसे बाहर जंगल में मिलने को कहता है अगर वो अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब मैश जंगल में पहुंचता है जहाँ लेंस उसके साथ सिल्वर कॉइन के लिए बैट लगाना चाहता है क्योंकि वो भी डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। टॉम बताता है इस दुनिया में एक मार्क वाले लोग बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ रियल लोगों के पास ही एक से ज्यादा मार्क होते हैं। अब वो कॉइन के ऊपर बैट लगाते हैं और लूजर का डिसीजन हार मानने पे किया जाएगा और मैश को इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है अगर वो अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहता है। अब लेंस ग्रेवियोल स्पेल का यूज करता है जो मैश को जमीन के नीचे पटक डालता है। वो कहता है मैश उसके सामने नहीं टिक सकता और डिवाइन विजनरी वही बनेगा। लेंस कहता है उसकी खड़े होने की कोशिश बेकार है क्योंकि कोई भी इंसान इस ग्रेविटी में खड़ा नहीं हो सकता। मैश जमीन के अंदर से रूट्स को बाहर निकाल डालता है जिससे लेंस पीछे हटता है और स्पेल टूट जाता है। मैश उसकी और आगे बढ़ता है। लेंस एक बार फिर ग्रेवियोल स्पेल का यूज करता है लेकिन इस बार मैश जमीन पर ही टिका रहता है और काफी तेजी के साथ उस पर पंच मारता है जिससे उसका पेंडेंट दूर जाकर गिरता है। मैश उस पेंडेंट को उठा के देखता है तो पाता है उसमें एक लड़की की पिक्चर है जिसे देख के वो कहता है लगता है उसे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा लेकिन लेंस बताता है ये उसकी बहन है। ये सुन वो उसे पेंडेंट वापस कर देता है। अब लेंस मैश से पूछता है उसके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मैश कहता है क्रीम पफ नहीं, ह्यूमन लाइफ नहीं, लव, फ्रीडम, क्रीम पफ और लेंस ना ही कहता है। लेंस कहता है उसके लिए सबसे कीमती चीज है उसकी छोटी बहन जिसके जवाब में मैश कहता है सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। ये सुन लेंस पहाड़ के कोने में जाकर बॉटल को किनारे से पकड़ता है और कहता है वो इस बॉटल को गिराकर मैजिक से उसकी स्पीड बढ़ा देगा और जब वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा तब उसी समय वो मैश पे हमला कर देगा। अब लेंस याद करता है एक बार पुलिस से एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी धुलाई हो गई थी जिससे उसकी बहन ऐना परेशान हो गई थी लेकिन उसे अपने भाई पे गर्व था कि वो एक बहादुर इंसान है। उसकी बहन एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाती है जिस वजह से उसकी मैजिकल पावर और मार्क गायब होने लगते हैं और डॉक्टर का कहना है कि वो 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। और एक बार अगर ऐना ने अपनी मैजिकल पावर खो दी तो उसके मॉम डैड उसे सरकार को सौंपने में मजबूर हो जाएंगे। पर अपनी बेटी के लिए बुरा फील करने के बजाय उसकी मॉम को ये अफसोस होता है कि ऐसी बेटी उनकी फैमिली में पैदा हुई। ये देख के लेंस को उनसे नफरत होने लगती है और वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है और वो उसका सारा दोष करप्ट मैजिक ब्यूरो को देता है। और अब वो ठान लेता है कि ऐना की जान बचाने के लिए वो डिवाइन विजनरी बनेगा और इस बात को याद करते हुए वो बोतल को छोड़ देता है और ग्रेवियोल मैजिक से गिरने की स्पीड को बढ़ा देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। मैश अपने ट्रेनिंग आउटफिट में रेडी था। वो उसे हैमस्ट्रिंग मैजिक कहकर बुलाता है और उसकी बॉडी की मसल पंप होने लगती है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। लेंस उसे देखने की कोशिश करता है पर मैश पहले ही बोतल लेके उसके पीछे खड़ा होता है और ये देख के उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। मैश ये मुकाबला रोकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि लेंस बुरा इंसान है और ये बोतल खाली है। मैश तेजी से उसके पास जाकर फटाफट बोतल ढूंढकर बाहर निकाल देता है। लेंस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मैश का आगे लड़ने का मन क्यों नहीं है जबकि जीतने पर उसे सिल्वर कॉइन मिलेगा। मैश कहता है उसके डम नेचर की वजह से ही वो लॉजिकल फैसला लेने में स्ट्रगल करता है और यही सेम बात लेंस की बहन ने उससे बोली थी जिसे सुनकर लेंस ये लड़ाई रोक देता है और बैट के नियम के अनुसार उसे सिल्वर कॉइन देते हुए वहां से जाने लगता है। मैश सोचता है अगर वो असली में लड़े होते तो क्या होता। बॉटल से फ्री होते ही उसके दोस्त उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और मैश सोचता है उसे एकेडमी पहुंचने पर ही बॉटल को खोलना चाहिए था। एडलर डॉम में मैश को ये पता चलता है कि 5 सिल्वर कॉइन से 1 गोल्ड कॉइन बनेगा और उसके पास 2 कॉइन है। अब अपनी इंटेंस कैलकुलेशन से वो कहता है 5 - 2 यानी 28 कॉइन उसे चाहिए। मैश की मैथ सच में वीक है। फिन कहता है आज काफी पीसफुल दिन है। फिर अचानक से उसे याद आता है आज उन्हें पोशन असाइनमेंट सबमिट करना है और अगर उन्होंने समय से इसे सबमिट नहीं किया तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैश हमेशा की तरह चिल रहता है और उसे क्रीम पफ ऑफर करता है। तभी वहाँ लेंस आता है और वो ये जान के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि उन्होंने अपना पोशन असाइनमेंट नहीं किया। वो उनकी तरह आलसी नहीं है और क्योंकि उसने असाइनमेंट मिलते ही उसे पूरा कर दिया है। अब मैश उसके पास आता है और उसके पेंडेंट खोल देता है। लेंस अपनी बहन की ब्यूटी देख हो जाता है और पीछे दीवार में जा गिरता है। अब डॉम के किचन में लेंस उनकी पोशन असाइनमेंट में मदद करता है। उन्हें मैंड्रागोरा को चुप कराना है
जो कि चिल्लाने वाली मूली है और ये पोशन बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। लैंस उन्हें आसानी से करके दिखाता है। फिन क्विंटस मैजिक का यूज करता है पर वो नाकाम रहता है। ये देख के मैश कहता है उसकी वीक मसल के कारण वो मूली को चुप नहीं कर पा रहा है। और जब मैश की बारी आती है तो वो मूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देख फिन हैरान हो जाता है। लैंस फिन को थोड़ी एडवाइस देता है जिससे इस बार वो मूली को शांत करा देता है। फिर फिन सोचता है कि लैंस एक बुरा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ मैश की मूली इतनी बड़ी हो गई थी कि वो हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी, पर मैश उसे एक थप्पड़ मार के चुप करा देता है। अब पोशन बनाने के लिए उन्हें इसे कुक करना है, जो कि काफी सिंपल है। लैंस उन्हें तेजी से सारे स्टेप करके दिखाता है। फिन को ये बिल्कुल भी आसान नहीं लगता, पर मैश को ये आसान लगता है और मैश तेजी से सारे स्टेप फॉलो करके क्रीम पफ तैयार कर देता है। इस बार लैंस से एक एक करके सारे स्टेप उससे करवाता है, लेकिन आखिर में वो फिर से क्रीम पफ ही बना डालता है। ये देख लैंस को समझ नहीं आता कि उसने शुरू से लेके आखिर तक उस पर नजर रखी तो ये आखिर में कैसे क्रीम पफ बन गया। वो कहता है मैश सच में किसी काम का नहीं है जब बात लड़ाई की ना हो, और वो अब उससे कोई भी लड़ाई नहीं हारेगा, ना ही वो किसी अरे गहरे को मैश का कॉइन लेने देगा। इस दौरान एक रेड बालों वाला लड़का उसके डॉर्म के लड़कों से टकराता है और जब वो उसे बुलाते हैं तो वो उन्हें साइड कैरेक्टर कहकर पीट डालता है। इस दौरान एक लड़का लैंग ग्रुप के स्टूडेंट को इस बारे में बता रहा है कि डिवाइन विजनरी के अंदर नोबल ब्लड लाइन और सबसे ज्यादा पावर की खासियत होनी चाहिए, और फिर सिल्वर कॉइन्स को फेंकते हुए वो कहता है ये सब एडलर के अंदर नहीं है, लेकिन अगला डिवाइन विजनरी लैंगडॉर्म से ही होगा, और वो सबको एडलर के कॉइन छीनने का ऑर्डर देता है। अब अगले दिन उनकी क्लास एक जंगल में होती है और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। मैश को लगता है वो कैंपिंग करने वाले हैं, लेकिन ये एक मैजिक स्कूल है। अब अचानक से रेड बालों वाला लड़का डॉट वहाँ बड़बड़ाते हुए आता है कि वो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है और पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। वो मशरूम हेड को नोटिस करता है जिसकी स्कूल में सब बात कर रहे हैं। वो उसे साइड कैरेक्टर कह के बुलाता है। तभी लेमन वहाँ मैश का नाम चिल्लाते हुए आती है और उसके साथ टीम बनाने को कहती है। डॉट ये देख के मैश के ऊपर थूक फेंकता है और कहता है वो उसे मार डालेगा। डॉट उन लड़कों से नफरत करता है जिनको लड़कियों की अटेंशन मिलती है, जिस वजह से उसे कोई लड़की से अटेंशन नहीं मिलती, और मैश जैसे लड़कों ने ही ये सिस्टम खराब कर दिया है। इसलिए डॉट डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि वो सारे हॉट लड़कों को इस दुनिया से गायब कर सके। लेकिन जब वो ये सब बड़बड़ा रहा होता है तो उनका ग्रुप उसे इग्नोर करता है, जिससे वो और ज्यादा खिल जाता है। तभी वहाँ सब बच्चों को टीचर शांत होने के लिए कहता है और लैंग और एडलर ग्रुप को टास्क देता है जिसमें उन्हें स्कॉर्पियो को मारना है और उनके हेड से स्क्वायर शेप का स्टोन हासिल करना है, और स्कॉर्पियो के साइज के बेस पर उन्हें सिल्वर या ब्रॉन्ज कॉइन दिया जाएगा। अब टास्क शुरू होता है और डॉट मैश को कहता है वो उसे जरूर हराएगा। तभी अचानक से लैंगडॉर्म का स्टूडेंट मैश के पीछे आ जाता है और कहता है तुम अपने आप को और उसे बेहतर समझते हो, और उस पर मैजिक से हमला करता है। टीचर उन्हें रोकता है और वो स्टूडेंट कहता है वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन मैश उसे घूर के देखता है, जिसे देख वो स्टूडेंट खुश होता है और चला जाता है। मैश उसके पीछे जाता है पर लैंस उसे रोक देता है और कहता है सिल्वा उससे 1 साल बड़ा है और वो ऐसी हरकतों की वजह से ही बदनाम है। पर मैश इस बात से खुश था कि उसके मैजिक से उसके जेब में रखे क्रीम पफ को नुकसान नहीं हुआ और इसी वजह से वो उसे घूर रहा था। अब जंगल में लैंस को बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है, इसलिए वो कहता है उन्हें एक साथ काम करना होगा, पर वो देखता है मैश उसके साथ नहीं है। मैश जंगल में खो जाता है। वहीं डॉट बड़बड़ाते हुए वहाँ आता है कि वो उस मशरूम हेड को सबक सिखाएगा, और बगल में मैश को देख के वो पूरी तरह डर के चिल्लाता है और मैश उसे थप्पड़ मार के चुप कराता है। दोनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही थी। वो देखते हैं एक आदमी उस पर हमला करने वाला है। डॉट अपने स्पेल से उस आदमी को उड़ा डालता है। लड़की डॉट को शुक्रिया कहती है और वो उसकी ब्यूटी देख के खो जाता है। वो कूल बनने की कोशिश करता है, पर जब वो उसका हाथ पकड़ कर तारीफ करती है तो वो अपनी कूलनेस खो देता है। इस दौरान सिल्वा एक स्कॉर्पियो को मार के स्क्वायर स्टोन हासिल कर चुका है। और वहीं वो लड़की डॉट को इतनी अटेंशन देती है, पर डॉट सख्त लड़का बनने की एक्टिंग करता है ताकि उसे पता न चल जाए कि वो लड़कियों में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। लेकिन वो शांत नहीं रह पाता और अपने आप को मारता है। ये देख लड़की को वो क्रीपी लगता है, लेकिन वो भी फिर से स्वीट बनने की एक्टिंग करने लगती है और डॉट जोरों से अपना सर पटकने लगता है। अब पता लगता है लड़की मैजिक का यूज करके सामने वाले को प्यार में गिरा रही थी। वो मैश पे इस मैजिक का यूज करती है और मैश उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो जाग जाती है, उसका हाथ पकड़ के अपने पूरे मैजिक की पावर लगा देती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो डॉट से ही काम चलाती है और कहती है सिल्वा उसे डरा धमका के उसके मैजिक का यूज करता है और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। फिर नकली आंसू बहाने लगती है और डॉट वादा करता है कि वो सिल्वा को सबक सिखाएगा। अचानक से सिल्वा वहाँ उन पे हमला करता है और उसने सुन लिया है कि डॉट उससे सबक सिखाएगा। सिल्वा कहता है वो गलतफहमी में जीने वाला लूजर है और वो उसकी गलतफहमी आज दूर करेगा। डॉट उस पे एक्सप्लोसिव स्पेल से हमला करता है। वो लगातार ऐसा करता जाता है और डॉट को लगता है उसका काम तमाम हो चुका है। वहीं फिन और लेमन लैंस का पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि वो उन्हें जंगल में अकेला न छोड़े। लैंस मैश की फिक्र करता है सिल्वा उसके पीछे है तो वो अभी किस हाल में होगा। अब जब धुआं उड़ता है डॉट दिखता है सिल्वा ने अपने आप को आयरन शील्ड से प्रोटेक्ट किया है। अब वो फिर से स्पेल से डॉट के ऊपर हमला करता है। वहीं एक स्टोन मैश के क्रीम पफ को भी गिरा देता है। डॉट को एहसास होता है सिल्वा का मैजिक स्पेल काफी पावरफुल है। सिल्वा डॉट को कहता है कि वो उन्हें एक मौका दे सकता है और अगर वो उसके 5 बार मैजिक के अटैक को झेल पाया तो वो लड़की को अकेला छोड़ देगा। साथ ही वो सिल्वर कॉइन भी दाव पे लगाएगा।
गया। डॉट उसका ये ऑफर ले लेता है, पर सिल्वा कहता है ये मशरूम हेड भी इसमें शामिल होगा। डॉट कहता है इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिल्वा कहता है ये फैसला मेरा है। फिर डॉट मैश के बदले भी अटैक झेलने को तैयार होता है। सिल्वा आयरन फिस्ट स्पेल यूज करता है, जिससे आयरन ग्राउंड से निकलकर डॉट को जा लगती है और उसके ब्लड निकलने लगता है। डॉट अब वापस से खड़ा होता है और सिल्वा आयरन फिस्ट स्पेल का फिर से यूज कर लगातार उस पर 9 बार अटैक करता है, लेकिन डॉट अब भी जैसे तैसे खड़ा था। ये देख सिल्वा चौंक जाता है कि वो इतने सारे अटैक झेल गया, इसलिए वो उस पर आखिरी अटैक बहुत बड़े आयरन फिस्ट से करता है और एक बड़ा आयरन का टुकड़ा तेजी से जाके डॉट को दूर फेंक डालता है। सिल्वा ये देख के हैरान हो जाता है कि डॉट एक बार फिर कैसे खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे सिल्वा की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से गिर जाता है। ये देख सिल्वा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वो कितना बेवकूफ है जो उसने सोचा वो उसका अटैक झेल के खड़ा रह सकता है। डॉट अब बुरी हालत में है। वो मैश को कहता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाए और इतने में सिल्वा एक और बार आयरन फिस्ट से उस पर हमला करता है। डॉट एक बार फिर मशरूम हेड से विनती करता है कि वो लड़की को लेके यहाँ से निकल जाए। ये सुन लड़की कहती है वो कितना बेवकूफ है, वो उसके चार्म स्पेल के वश में है, पर उसने सोचा नहीं था कि डॉट उसके लिए इतना उतावला हो जाएगा। ये सुन डॉट के होश उड़ जाते हैं। सिल्वा कहता है वो सच में बहुत बड़ा गधा है जो इस गलतफहमी में जी रहा है कि वो मेन कैरेक्टर है। लड़की कहती है उसे डॉट जैसे लड़कों से सख्त नफरत है और सिल्वा काफी जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। तभी अचानक से क्रीम पफ फूटते हुए सिल्वा के मुंह में घुस जाता है और मैश कहता है उन्होंने हद पार कर दी है। वो सिल्वा को चैलेंज करता है कि वो अपने स्पेल से उस पर 10 बार करके दिखाए। वहीं लेंस, लेमन और फिन 2 टाइप के मैजिक यूजर्स के बारे में बता रहा होता है। व्हाइट मेजेस जो कि माहिर होते हैं पढ़ाई में और मैजिक में, वहीं रेड मेजेस युद्ध में माहिर होते हैं। और मैश का सामना अभी तक व्हाइट मेजेस से हुआ है और 2 से भी ज्यादा निशान वाले रेड मेजेस मैश जितने या उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं। अब सिल्वा डॉट के बाल पकड़कर उसे उठाता है और उसके कमजोर होने का मजाक उड़ाता है। जैसे ही वो उसको जमीन में पटकने वाला था, मैश तेजी से आके उसे पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सिल्वा आयरन स्पेल से खुद को बचा लेता है और मैश के चेहरे पे आयरन से कट लग जाता है। अब सिल्वा अपनी बड़ाई करते हुए मैश के ऊपर लगातार स्पेल से अटैक करता है, पर मैश अपने एक हाथ से आयरन को पकड़कर रोकता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। मैश अब अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके ट्राइसेप मैजिक बलिस्टा नकल कहता है, जिसे सुन सिल्वा उसका मजाक उड़ाता है कि उसने ऐसे मैजिक के बारे में कहीं नहीं सुना और वो उस पे आयरन फिस्ट से कई सारे अटैक करने लगता है। मैश उन सभी आयरन को अपने पंचे से तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच सिल्वा के चेहरे पे मार के उसे दूर फेंक डालता है। सिल्वा बावलों की तरह बड़बड़ाने लगता है कि उसने 2 कॉइन पिछले साल हासिल करे थे और उसका मैजिक सेकंड ईयर के स्टूडेंट से कई ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्किल का कोई मुकाबला नहीं है। वो पूरी ताकत लगा के आयरन फिस्ट उसकी तरफ फेंकता है। मैश अपनी मुट्ठी टाइट करता है और उसके हाथों की नसें बिल्कुल फूल जाती हैं और उसका पंच उन आयरन को तोड़ते हुए सीधा सिल्वा के पेट में जा लगता है, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। मैश अब वापस मुड़कर पेड़ के पास बैठ जाता है और कहता है उसने अब तक 2 अटैक ही करे हैं और उसने 10 बार झेलने को कहा था और वो देखना चाहता है कि सिल्वा कितना बेहतर है और अभी 8 बार बाकी हैं। ये देख के लड़की और डॉट चौंक जाते हैं। सिल्वा दर्द के मारे मन में सोचता है वो अब अगला वार नहीं झेल पाएगा, उसे जल्दी से कोई प्लान सोचना पड़ेगा। तभी अचानक से जंगल की ओर से एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियो मैश के पीछे आ जाता है, जिसके सर में स्टार शेप का स्टोन है जिसकी कीमत सभी सिल्वर कॉइन से कई ज्यादा है। सिल्वा खुश हो जाता है जब मशरूम हेड स्कॉर्पियो से लड़ रहा होगा तो वो यहाँ से बच के निकल जाएगा। इतने में ही मैश अपना एक हाथ मार के स्कॉर्पियो को आसमान के पार पहुंचा देता है और कहता है वो अभी बिजी है। ये देख के सिल्वा डर के मारे बड़बड़ाने लगता है और मैश उसकी हालत देख के कहता है उसे उसके लिए बुरा महसूस हो रहा है और वो अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की की हालत बुरी हो जाती है और वो उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है और माफी मांगने लगती है। तभी मैश उसे पीछे से पकड़ के कहता है कोई बात नहीं। लड़की मन में खुश होकर कहती है सारे लड़के बेवकूफ होते हैं। तभी अचानक से मैश उसे कस के पकड़ के पीछे पटक देता है और कहता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। डॉट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब लेमन, फिन और लेंस इस बात से खुश हैं कि मैश ने सिल्वा और स्कॉर्पियो को हरा के स्टार स्टोन हासिल कर लिया है, जिसकी कीमत 2 सिल्वर कॉइन है। वहीं डॉट कोने में मुंह लटका के खड़ा था। तभी लेमन उसके पास आके कहती है उसको काफी चोटें लगी हैं क्या, वो ठीक है? और ये सुन के डॉट को प्यार का तीर आके लगता है और वो वापस से अजीब हरकतें करने लगता है। वो मशरूम हेड से माफी मांगता है और उसका मदद के लिए शुक्रिया भी करता है। मैश कहता है तुम इस तरह के तो हो नहीं, और ये सुन के डॉट चिल्लाते हुए कहता है वो उसे सच में मार डालेगा, वो शर्मिंदा है इसलिए गलती से ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। अब लेंस उन्हें बताता है कि उसने कुछ समय पहले सुना है कि लैंग का टारगेट एडलर के कॉइन को चुराना है, इसलिए सिल्वा ने मैश के साथ पंगा लिया। लेंस डॉर्म खुद को काफी ऊपर समझता है, इसलिए वो हम जैसे लोगों को ब्यूरो ऑफ मैजिक में आने नहीं देना चाहता और अब कॉइन्स के लिए बड़ा युद्ध छड़ने वाला है। ये सुन मैश कहता है जब वो 12 साल का था तब वो इस तरह की कहानियां सोचा करता था। मैश लेंस से पूछता है कि उसे अलग अलग डॉम के बारे में क्यों नहीं पता। फिर उसे याद दिलाता है कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही उन्हें अलग अलग
डॉर्म में बांटा गया था। अब पास्ट में दिखाते हैं स्टूडेंट्स को यूनिकॉर्न के सिंग को छूना है, जो उनकी शक्ति और विचारों को पढ़ के ये फैसला लेगा उनके लिए कौन सा डॉर्म सही है। वो यूनिकॉर्न अब ये डिंगे मारता है, वो आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। जब मैश उस सिंग को पकड़ता है, यूनिकॉर्न दिखता है वो क्रीम पफ के ढेर के अंदर लेटा है। वो चौंक जाता है कैसे एक इंसान का दिमाग क्रीम पफ से भरा हो सकता है। वो बार बार उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है और उसे क्रीम पफ के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो टेंशन में आ जाता है और वो क्रीम पफ के प्रति प्यार देख के एडलर ग्रुप में डाल देता है। अब लैंस मैश को लैंग ग्रुप से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उनका अगला शिकार होगा और उसे अपने ग्रुप के साथ ही हर जगह जाना चाहिए। अगले दिन अपना भोला मैश इस चेतावनी को भूल जाता है और क्लास का रास्ता भटक जाता है। वो लैंग क्लास के दरवाजे के पास पहुंच के कंफ्यूज हो जाता है कि उसे दरवाजे को पुश करना चाहिए कि पुल। अब हॉल के अंदर सिल्वा अपने लीडर के द्वारा दिए गए टास्क को हारने के लिए माफी मांग रहा है। वो उससे दूसरा मौका मांगता है लेकिन वो उसे माफ नहीं करता और सजा के रूप में उसे पपेट बना देता है। वहीं उस लीडर के हाथ में एक डॉल होती है जिसे वो मॉम बुलाते हुए वादा करता है वो इस दुनिया से सारी इम्प्योरिटीज का खात्मा कर देगा। तभी मैश हाथ में दरवाजा लिए अंदर घुसता है और कहता है उसे पता है ना कि वो एक डॉल से बात कर रहा है, और ये बात बताने के लिए लीडर उसका शुक्रिया कहता है। एबल तुरंत ही पहचान लेता है कि मैश वही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसके पास गोल्ड कॉइन है। एबल उससे पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है, जिसके जवाब में मैश कहता है वो अपनी फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। एबल कहता है वो मिसगाइडेड है और उसके अंदर कमी है। वो बताता है उनका गोल इस दुनिया को सही स्थिति में लाना है। इंसानों ने इसलिए विकास किया क्योंकि ताकतवर ने कमजोर का खात्मा किया, और इंसान नेचर से बीस्ट होते हैं, इसलिए हम जैसे सुपीरियर लोग ही वीक सोसाइटी के इंसानों पे राज करेंगे। लेकिन हमारा भोला मैश ये समझता है कि एबल भी पीसफुली जीना चाहता है, जिस पर वहाँ के बाकी मेंबर ये सोचते हैं उसने उनके लीडर की बात ध्यान से नहीं सुनी। एबल उसे कहता है वो उसे पीसफुली जाने देगा अगर वो उसे गोल्ड कॉइन दे दे, जिस पर मैश मना कर देता है। एबल अपना पपेट उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेजता है पर मैश उसे डॉज कर जमीन में पटक डालता है, जिस कारण पपेट का मैजिक ब्रेक होता है और उसमें से सिल्वा फ्री हो जाता है। मैश कहता है ये इतना मुश्किल भी नहीं था, पर अचानक से एक जोकर जैसा बड़ा पपेट मैश को पकड़ लेता है और उसका गोल्ड कॉइन निकाल एबल की तरफ फेंकता है और मैश को पिलर की तरफ फेंक डालता है। मैश खड़ा होता है और सिल्वा को उठाकर इलाज के लिए ले जाता है और वो गोल्ड कॉइन की परवाह नहीं करता और कहता है वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं और मैश वहाँ से आराम से निकल जाता है। एबल को समझ नहीं आता ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है। तभी उसकी नजर पपेट पे जाती है जिसका एक बटन टूटा है और वो पाता है उसके हाथ में कॉइन की जगह बटन है। वहाँ खड़ी लड़की को विश्वास नहीं होता, जो उसने देखा वो असलियत थी। पपेट ने जब गोल्ड कॉइन को फेंका तब मैश ने तुरंत उसका बटन को तोड़ कॉइन की तरफ फेंका, जिससे कॉइन हवा में रह गया और अपने मुंह से उसने हवा को खींचना शुरू किया, जिससे कॉइन उसके पास आ गया। अब सिल्वा की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है मैश एब्स की एक्सरसाइज कर रहा है। वो मैश से पूछता है उसने उसकी जान क्यों बचाई जबकि वो उसका दुश्मन है, जिसके जवाब में वो कहता है जो उसे उस समय ठीक लगा उसने वो किया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हेडमास्टर ने मैश को आउल का हट साफ करने का काम दिया है। वही लैंस भी इस काम में उसकी मदद करने के लिए आ जाता है क्योंकि लैंग कभी भी मैश पे हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लैंग ग्रुप के 2 लोग मैश का शिकार करने के लिए निकले हैं। यहाँ आउल मैश को हट साफ नहीं करने दे रहे, जिस वजह से वो परेशान है। तभी अचानक से नीचे से पानी आता है जिसके अंदर मैश डूबने लगता है। वहीं एक बड़ा शुरुकिन लैंस की तरफ आता है जिसे वो डॉज करता है। लैंग ग्रुप के दोनों बंदे अपना इंट्रो देते हैं। पहले बंदे का नाम ऑलिवर एंड्रू है जो कि 6 फैंग है, और दूसरे बंदे का नाम आंसर शिंड्री 7 फैंग है। वो गोल्ड कॉइन दाव में लगा के बैटल करने का ऑफर करते हैं, पर यहाँ मैश जिसने कभी लाइफ में स्विम नहीं करा डूबने लगता है। ऑलिवर शार्क में ट्रांसफॉर्म होके मैश का शिकार करने के लिए जाता है। आंसर लड़ने से पहले लैंस को एक जरूरी बात बताना चाहता था। वो कहता है फाइट में हमेशा एक विनर और एक लूजर होता है। ये सुन लैंस चौंक जाता है कि इस स्कूल में सारे बेवकूफ लोग ही क्यों भरे हैं। आंसर उसकी तरफ शुरुकिन फेंकता है जिस पर लैंस ग्रेविटी मैजिक यूज करने वाला था, पर राहुल को उसके पैरों के पास देख वो रुक जाता है, जिस कारण उसके चेहरे पे कट लग जाता है। इस बार आंसर 2 बड़े शुरुकिन से वार करता है। लैंस देखता है उसके पीछे आउल है। उन्हें बचाने के लिए वो इस अटैक को सामने से झेलता है। लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक यूज कर पीछे एक फावड़े को गिराता है। आंसर को लगता है ये काफी कमजोर है, इसलिए वो इस बार 3 शुरुकिन से उस पर वार करता है, पर आखिरी समय में उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है पीछे सारे आउल्स इकट्ठे होके दाना चुग रहे हैं। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक को यूज कर तुरंत सारे शुरुकिन तोड़ डालता है। वो बताता है उसने जानबूझकर फावड़ा गिराया क्योंकि वो आउल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये सुनकर आंसर भड़क जाता है और अपना अल्टीमेट शुरुकिन स्पेल यूज करता है, लेकिन लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे और शुरुकिन को पूरी तरह नीचे दबा देता है। आंसर को समझ नहीं आता कैसे डबल मार्क वाला इंसान उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिस पे लैंस अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहता है वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किसी भी अपोनेंट को तबाह कर सकता है।
वहीं दूसरी ओर ओलिवर मैश का शिकार करने के लिए तैयार है, पर अचानक से तेजी से कोई चीज उसके पास से गुजरती है। वो अपने चारों ओर देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि मैश बहुत तेजी से स्विम कर रहा है। मैश उस शार्क का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से उसको पता चला कि वो इतना अच्छा स्विम कर सकता है। ओलिवर अपना अल्टीमेट मूव यूज कर भयानक शार्क में ट्रांसफॉर्म होता है। हालांकि मैश उसको पंचेस मार के बुरी तरह हरा देता है। अब दोनों अपोनेंट को हराने के बाद वो उनका गोल्ड कॉइन ले लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी एंटर होता है और उनके बगल से काफी तेजी से गुजरता है। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका मैजिक काम नहीं करता। वो आदमी कहता है वो यहाँ अपनी टीम वालों को लेने आया है, पर मैश सुपर ह्यूमन स्पीड से उसकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ता है, पर वो आदमी काफी तेजी से बचकर पीछे चला जाता है। वो अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है वो जल्दी मिलेंगे। मैश को एहसास होता है कि मैज या लूकस से लड़ना आसान नहीं होने वाला। अब वहीं उस आदमी का मांस टूटने लगता है और उसे एहसास होता है कि मैश की स्पीड बिना मैजिक के एक चीज दर्शाती है कि वो दोनों एक ही टाइप के हैं। अब हम देखते हैं सेकंड फैंग मास्टर ऑर्कस का सामना कर रहा है। वो उस पर अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, लेकिन सेकंड फैंग उसे बड़े आराम से हरा देता है और उसकी बॉडी पपेट में बदल जाती है जो कि स्कूल में घूम रही है। अब अगली सुबह लैंस लैंग के डॉम का पता लगाना चाहता है ताकि वो उनके कॉइन छीन सके। वहीं मैश अपने क्रीम पफ बनाने में बिजी है। मैश को डॉर्म में एडमिट हुए 1 महीना हो गया है, इसलिए लैंस उसे डॉर्म की रोक पकड़ाता है और अपने भोले मैश को इसे पहनने में भी दिक्कत होती है। वो नोटिस करता है इस ड्रेस के पीछे एक लोगो है, जिसपे लैंस बताता है ये लोगो नहीं एक मार्क है। तभी वह लेमन आके उन्हें बताती है कि टॉम को कुछ हुआ है। अब सब वहाँ जाके देखते हैं। टॉम काफी कमजोर दिख रहा है, उसे कुछ याद नहीं उसके साथ क्या हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी मेमोरी पूरी खींच ली हो। पर उसे इतना याद है कि वो एक ड्रीम में एक बॉक्स में कई घंटों तक कैद है। वो पूरा कॉन्शियस था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और अब वो कोई मैजिक यूज भी नहीं कर पा रहा है। साथ ही यहाँ कई सारे स्टूडेंट भर्ती हैं और उनमें से किसी को नहीं पता कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ। लेमन मैश को एक क्रीम पफ जैसी चीज देती है और कहती है ये एक लकी चार्म है। अब रात में लैंस और मैश डॉम के बाहर नजर रख रहे हैं। वहीं डॉट और फिन भी उन्हें ढूंढकर ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुछ दूर जाके वो पाते हैं लेमन सामने से जा रही है। डॉट उसे देख खुश होता है और उसे बुलाने ही वाला होता है। तभी लैंस उसका मुंह बंद कर देता है। वो नोटिस करते हैं कि लेमन पपेट की तरह चल रही है। वो पीछे मुड़कर देखती है, तब तक सब वहाँ छुप जाते हैं। मैश उसके पीछे जाने का फैसला करता है। वो उसका पीछा करते हैं जहाँ वो पाते हैं आगे रास्ता बंद है। डॉट और फिन वहाँ से आ रही आवाजों को सुनकर डरने लगते हैं। लैंस डिस्क्लोज स्पेल का यूज करता है जिससे जमीन के नीचे छुपा दरवाजा दिखने लगता है। दरवाजे को खोलने के लिए डॉट कई सारे स्पेल का यूज करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब मैश एक आर्मर को उठा के लाता है और उसकी स्वॉर्ड को दरवाजे में फंसा देता है और वो अपनी फिजिकल पावर का यूज करता है जिससे डोर छत को तोड़ एकेडमी के बाहर उड़ जाता है। अब उन्हें नीचे सीढ़ियां मिलती हैं। वो सब नीचे जाके देखते हैं, वहाँ एक बड़ा एरिना है और तभी वहाँ एक स्टूडेंट उनके सामने आता है जिसे थर्ड फैंग ने भेजा था ताकि वो घुसपैठियों को आगे जाने से रोक सके। लैंस उसे सबक सिखाने का फैसला करता है पर डॉट उसे रोककर खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि सामने वाला हैंडसम है, जिस वजह से वो चिढ़ा हुआ है क्योंकि ऐसे लड़कों से उसे नफरत है। डॉट उससे पूछता है क्या उसका फैन क्लब है, जिसके जवाब में वो हाँ करता है और ये बात डॉट को पूरी तरह किलसा देती है। हैंडसम गाय को इस बात का एहसास होता है कि डॉट उससे जेलस फील कर रहा है क्योंकि उसके पास ना तो दिमाग है और ना ही लुक्स। वो उसे अपने रोज वेब मैजिक से सबक सिखाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ब्यूरो ऑफ मैजिक का हेड प्रिंसिपल को बुलाकर ये बताता है कि कुछ क्रिमिनल्स जेल से भाग चुके हैं और उन्होंने वहाँ के गार्ड्स को भी मार डाला है और इस काम में उनकी मदद इनोसेंट जीरो ने की है। यहाँ डॉट उस पे फायर एक्सप्लोजन से हमला करता है पर वो लड़का रोज वेब से उसके अटैक को रोक देता है। वो सोचता है डॉट ने सिल्वा को फाइट में हराया था पर असल में वो मैच था जिसने ऐसा किया। वो कहता है वो सिल्वा से कई ज्यादा पावरफुल है और डॉट के जीतने का कोई चांस नहीं है, पर डॉट को पूरा विश्वास है कि वही जीतेगा। और उसके बाद जबरदस्त मैजिक है। वो अपना स्पेल यूज कर उस लड़के के चारों ओर सर्कल पैदा कर देता है। वो कहता है ये एक कंडीशनल मैजिक है और अगर उसने इसमें गलती से पावर रखा तो ये फट जाएगा और इसमें 5 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर है। लड़का सोचता है वो इनमें गिरने तो वाला नहीं, इसलिए वो अपने रोज विप मैजिक का यूज करता है और कई सारे रूट्स डॉट को जकड़ लेते हैं। पर अचानक से एक्सप्लोसिव बॉम्ब फटता है और उस लड़के की हालत और छड़ी दोनों खराब हो जाती है और अब पता चलता है असल में वो ट्रैप एक टाइम बॉम्ब था। इसके बाद बाकी के ट्रैप्स भी फटना शुरू होते हैं और डॉट ये बैटल जीत जाता है। पर धुआं हटते ही दिखता है कि वो लड़का हारने के बाद भी एक कूल पोज में बैठा है। अब अचानक से सब जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और लैंस समझ जाता है कि उनका प्लान उन्हें अलग करके मारना है। लैंस का सामना थर्ड फैंग से होता है जो कि निराश होता है कि मैच उसका अपोनेंट नहीं है। वहीं फिन और डॉट का सामना फोर्थ और फिफ्थ फैंग से होता है जिसे देख फिन डरने लगता है क्योंकि दोनों के डबल मार्क है। पर डॉट पूरा कॉन्फिडेंट है और वो उन दोनों को साइड कैरेक्टर और खुद को एक हीरो कहता है। ये सुन फिफ्थ फैंग इंप्रेस हो जाती है। वही मैच डार्क प्लेस में पहुंचता है जहाँ अंधेरे में एक आवाज आती है कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और वो देखता है ये वही मास्क मैन है। मास्क मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो सेकंड फैंग एबिस रेजर है और वो उसकी पिछली मुलाकात में उसकी स्पीड देख काफी इंप्रेस हुआ है और उसने नोटिस किया है वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सुन मैच हड़बड़ाते हुए इस बात से इनकार करता है और पूछता है उसे ये बात कैसे पता है, जिस पर मास्क मैन उससे
कहता है वो भी उसी की तरह है, पर अभी वो उससे यहाँ फाइट करने के लिए आया है क्योंकि उसके पास अपनी एक वजह है। यह सुन के मैश भी लड़ने को तैयार होता है। लैंस का सामना थर्ड फैंग विर्थ मेडल से होता है जिसपे वो ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है, लेकिन विर्थ मड में बदलकर नीचे गायब हो जाता है। लैंस के पीछे अब विर्थ के कई सारे क्लोन आ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लैंस एक बार फिर ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है पर इसका कोई असर नहीं होता। विर्थ मड स्पेल से लैंस को पकड़ लेता है और उस पर कई सारे मड बॉल से अटैक करता है। वो कहता है क्राउन फैमिली ग्रेविटी मैजिक के लिए जानी जाती है और तुम काफी अच्छी ब्लड लाइन से आते हो, पर तुम्हारा टैलेंट बेकार गया। वो उसे मैजिया लूपस ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहता है इंसान की ग्रोथ उसके सराउंडिंग पे निर्भर करती है और एडलर डॉम के लोग कचरा हैं और तुम उनके साथ रह के पूरी तरह सड़ जाओगे। लोगों को अपनी बराबरी के लोगों के साथ रहना चाहिए और मैजिया लूपस सबसे खास है जो टैलेंटेड लोगों से भरा है और हमारी सराउंडिंग लेंस को ताकतवर बनाएगी। लेंस कहता है उसकी ताकत उसका दृढ़ विश्वास है, उसे किसी सराउंडिंग की जरूरत नहीं है और उसे ये बात समझ नहीं आएगी। उसके नजरिए से वो एक घटिया दर्जे का व्यक्ति है। ये सुन विर्थ जोरों से हंसने लगता है और अचानक से लेंस ग्रेविटी मैजिक से उसे दीवार के साइड फेंक देता है। विर्थ मन में सोचता है इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो मड मैजिक से दीवार और जमीन को कुशन बना सकता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर तभी उसकी तरफ मलबे के टुकड़े फायर होने लगते हैं जो कि उसे बाहर निकलने में मजबूर कर देते हैं। लेंस विर्थ को उकसाते हुए कहता है उसके लॉजिक के हिसाब से उसकी सराउंडिंग ज्यादा बेहतर है। विर्थ अब एक मैजिकल एसेंस निकालता है जो कि दूसरे स्टूडेंट के मैजिक से निकाला गया है। उसे पीने के बाद उसकी मैजिकल पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो सेकंड मड स्पेल का यूज करता है और एक बड़ा मड डेविल सामने आ जाता है। वो बताता है ये एक हाई लेवल मैजिक है जिसे सिर्फ डबल लाइन वाले लोगों को ही यूज करना अलाउ है और इसे सिर्फ कुछ वर्दी ही यूज कर सकते हैं। वो याद करता है एक आदमी जो उससे कह रहा है जिसमें मैजिक यूज करने की क्षमता नहीं, वो योग्य नहीं है और बिना मैजिक वाले सारे वर्थलेस हैं। विर्थ चिल्लाते हुए कहता है कि लेंस वर्थलेस लोगों के साथ रहता है इसलिए वो इस लेवल का मैजिक कभी यूज नहीं कर सकता। अब मड डेविल उस पर अटैक करता है जिसे लेंस डॉज करता है। फिर वो सेकंड ग्रेवियोल स्पेल यूज करता है जिससे बड़ी चेन और पिलर मड डेविल के चारों ओर आ जाते हैं। लेंस बताता है ये पिलर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स पैदा करते हैं और उसका मड डेविल ग्रेविटी के कारण हर जगह से खींचा जा रहा है। मड डेविल के चीथड़े उड़ जाते हैं। विर्थ शॉक में चला जाता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है। दूसरी तरफ मैश अपने वर्कआउट ड्रेस में आकर लड़ने के लिए वार्म अप करता है और एबिस रेजर पे एक जोरदार किक मारता है। एबिस रेजर तेजी से उसके पीछे आ जाता है और मैश देखता है उसके शोल्डर में कट लग गया है। एबिस रेजर कहता है वो उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। वो एक्सेलराइज स्पेल का यूज करता है और एक एरो बाहर आता है जिसकी मदद से वो तेजी से उस पे एक और अटैक कर देता है और मैश उसकी स्पीड को देख भी नहीं पाता। वो उस एरो में राइड कर लगातार मैश को घायल करता है। एबिस रेजर कहता है उनकी सिचुएशन एक जैसी है पर उनकी सोच काफी अलग है। वो अब एक डिवाइस बाहर निकालता है जिसमें लेमन कैद थी। वो बताता है उसकी दोस्त अब 30 मिनट में अपना सारा मैजिक खो देगी और उसका मार्क और मैजिक हमेशा के लिए चला जाएगा। एबिस रेजर अब कई सारे एरोस का यूज कर मैश की तरफ लगातार वार करता जाता है। वो अपनी सॉर्ड मैश के पेट में घोप देता है और कहता है कि अब वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, पर वो सॉर्ड बाहर नहीं निकाल पाता और मैश कहता है उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। मैश अपनी एप्स मसल से उस सॉर्ड को पकड़ लेता है और अपना सर एबिस के सर पे दे मारता है जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। मैश उसकी रेड आई को देख चौंक जाता है और कहता है क्या ये सूज गई है? एबिस कहता है क्या वो सच में इन आंखों के बारे में नहीं जानता, जिसपे मैश माफी मांगते हुए ना कहता है। एबिस बताता है ये एक इवल आई है जो सामने वाले के मैजिक को डिसेबल कर देती है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है जिस वजह से उसको नकारा गया है। मैश बुरा फील करता है कि वो ये आई उस पे यूज नहीं कर सकता। एबिस अब एक्सेलराइज सेकंड का यूज करता है और मैश एरो के फोर्स फील्ड में कैद हो जाता है और उसकी एप्स में एक रेड एरो निकल आता है। एबिस अब और भी ज्यादा तेज हो गया था और मैश को वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा था। वो बताता है इस ट्रैप के अंदर उसके अपोनेंट की स्पीड ट्रांसफर होकर उसके पास आ जाती है और अपोनेंट की स्पीड स्लो हो जाती है। वो मैश पे बहुत सारे शॉट्स अटैक करता है और कहता है इस बार वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। एबिस उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर मैश स्लो स्पीड में भी पंच मार के जमीन को तोड़ डालता है और अचानक से आगे बढ़ एक पंच में उसकी शॉट को तोड़ डालता है। मैश अपने पैरों की ग्रिप से एबिस को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है और एबिस फोर्स फील्ड को तोड़ ऊपर पहुंच जाता है। मैश अब अपने अलग अलग मैजिक का यूज कर एबिस को तोड़ना शुरू करता है और आखिर में उसे जकड़ ऊपर जमीन में स्मैश करता है जिससे उसकी फोर्स फील्ड पूरी तरह टूट जाती है। एबिस बताता है काफी कम उम्र में उसकी ये इवल आई निकल आई थी जिस कारण उसके पेरेंट्स शॉक हो गए और उसे सेल में कैद कर दिया ताकि लोगों को उसके बारे में पता न चल पाए। और एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ उसे इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था। मैश कहता है वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, जिसपे एबिस कहता है ये मुमकिन नहीं है। इस इवल आई की वजह से उसका एटीट्यूड उसके लिए एक दिन बदल जाएगा। वो मैश को चेतावनी देता है कि वो एबल को नहीं हरा पाएगा, उसने उसकी असली ताकत अभी देखी नहीं है। मैश कहता है वो अपना मन नहीं बदलने वाला और वो एबल की अच्छी ठुकाई करना चाहता है। जाते जाते वो कहता है ये
ये दुनिया चाहे उसकी आई से कितनी भी नफरत करे या लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसका एटीट्यूड एबिस के लिए कभी नहीं बदलेगा और अगली बार हमें एक साथ क्रीम पफ खाना चाहिए। अब रेन बेसमेंट की तरफ जाता है और हिडन डोर को खोल आगे बढ़ता है। वहीं फिन और डॉट थर्ड फैंग लव का सामना करते हैं, जो कि दिखने में काफी क्यूट है। लव प्यारी सी आवाज में उनसे पूछती है क्या वो क्यूट है। डॉट सोचता है पहली मुलाकात में ये फैसला कोई कैसे कर सकता है, लेकिन लव सेम सवाल बार बार दोहराती है। डॉट फिन को कहता है ये काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है और इसे अवॉइड करना काफी मुश्किल है क्योंकि उसे क्यूट गर्ल पसंद है। डॉट माफी मांगते हुए कहता है उसकी फ्यूचर फियांसे लेमन है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता। लव इस रिजेक्शन से भड़क जाती है और उन पे अटैक करती है। डॉट मैजिक से उसके अटैक को रोक देता है। डॉट एक्सप्लोसिव स्पेल यूज करता है जिस पे लव कहती है उसका मैजिक उसके खिलाफ बेकार है। वो जैसे ही अपना टॉर्नेडो स्पेल यूज करने ही वाली होती है, कई सारे फायर शॉट उसके चारों तरफ धुआं पैदा करते हैं जिससे वो कुछ देख नहीं पाती और डॉट धुएं के बीच से निकल उसकी छड़ी को छीनने के लिए बढ़ता है, पर वो डॉट को टॉर्नेडो से दूर फेंक डालती है। वो कहती है वो काफी वीक है और वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो बताती है फोर्थ फैंग माइलो किसी भी स्पेसिफिक टारगेट को स्टोन में बदल सकता है और टारगेट से उसका मतलब है वो अंडरग्राउंड दरवाजा जिसे मैच ने खोला था, और अगर वो उसे और माइलो को 30 मिनट के अंदर नहीं हरा पाया तो मैच हमेशा के लिए एक स्टैच्यू बन के रह जाएगा। अब वो डॉट को टॉर्नेडो स्पेल में फंसा देती है और डॉट हिल भी नहीं पाता। डॉट फ्लैशबैक में याद करता है जब कुछ बुली उसकी नई छड़ी को छीन लेते हैं, तब उसकी बहन आकर उसे बचाती है और कहती है उसे चुपचाप रहने के बजाय मुकाबला करना चाहिए, जिसके जवाब में डॉट कहता है अगर मैं वापस लड़ता तो सिचुएशन और खराब हो जाती। ये सुन उसकी बहन कहती है वो जल्दी हार मान लेता है और आगे चल के उसे ये दिक्कत देगा जब उसे सच्चा दोस्त मिलेगा, ऐसा दोस्त जो उसकी ओर से दुखी और गुस्सा होगा। ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए जब तुम्हें वो मिले तो उसे कभी धोखा मत देना। डॉट को याद आता है मैच उसकी ओर से दुखी और गुस्सा हुआ था और सिल्वा को उसने सबक सिखाया था। इस दौरान लव फिन को मारने ही वाली थी, तभी डॉट टॉर्नेडो को तोड़ देता है और उसके सर में एक क्रॉस मार्क आ चुका है। लव ये देख चौंक जाती है और उस पर अटैक करती है, पर डॉट उसके स्पेल को ब्रेक कर देता है। लव को समझ नहीं आता ये अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसकी नजर मार्क में जाती है और उसे याद आता है उसने इस वार्डिंग क्रॉस मार्क के बारे में सुना है। जो बच्चे इस आयरा कैरूज मार्क के साथ पैदा होते हैं वो डीमन पावर को यूज कर सकते हैं जब उनके इमोशन एक लिमिट को पार कर दें। डॉट उस पर कई सारे एक्सप्लोसिव फायर करता है और जानबूझकर उन्हें मिस कर देता है। वो उसे भागने का मौका देता है जिस पर लव उसका शुक्रिया करती है। तभी अचानक से एक बड़ा स्टोन स्टैच्यू फिन के पीछे आ जाता है, लेकिन डॉट तुरंत बीच में आ जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अब माइलो वहां आकर कहता है उसे लगा था लव इन दोनों को संभाल लेगी, पर यहाँ आकर उसे निराशा मिली है। अब वो अपना स्पेल यूज करता है और कई सारे स्टोन हैंड उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। लव सोचती है अब ये दोनों नहीं बच सकते। तभी अचानक से डॉट और फिन के पीछे से एक बड़ी सॉर्ड आकर माइलो को मारते हुए दूर फेंक देती है। माइलो को समझ नहीं आता अचानक से उसके मैजिक को किसने तोड़ डाला। तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है और वो घबरा जाता है कि डिवाइन विजनरी रेन एमिस यहाँ कैसे आ गया। माइलो उस पे स्टोन स्टैच्यू से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। रेन अपना स्पेल यूज करता है और ढेर सारी सॉर्ड वहां आ जाती हैं और माइलो को बुरी तरह हरा देती हैं। ये देख के डॉट और फिन चौंक जाते हैं। माइलो अब गिड़गिड़ाने लगता है कि ये सब उसने दबाव में आकर किया, जिस पर रेन उस पे जोर जोर से लाते मारने लगता है और कहता है उसे उसकी बातों पे भरोसा नहीं है और उस जैसे लोगों को सिर्फ मार मार कर सुधारा जा सकता है ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। रेन उन सभी को यहाँ से दफा होने के लिए कहता है और लव ये सुनकर वहां से तुरंत भाग निकलती है। रेन अब ये सोच रहा है कि हेडमास्टर ने कहा था इनोसेंट जीरो के चमचे यहाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपनी पावर से खुद की प्रेजेंस को छुपाया हुआ है, पर आखिर वो कहाँ होंगे। रेन पीछे नोटिस करता है कि मैश क्रीम पफ खाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके अंदर से काफी हाई प्रेशर उसे महसूस होता है। वो उसकी पावर मेजर करने के लिए एक स्पाइडर को बुलाता है जिससे ये पता चले कि वो स्टूडेंट है या कोई बहरूपिया। वो स्पाइडर कहता है उसने काफी मैजिक यूजर की पावर मेजर की है, अगर वो नॉर्मल मैजिक यूजर है तो मास्टर रेन उसे जाने देंगे। तभी अचानक से सॉर्ड सीधे मैश की तरफ आती है जिसे वो सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। स्पाइडर मेजर करता है कि उसके अंदर एक भी मैजिक नहीं है। रेन उस पर अब कई सारी सॉर्ड बरसाता है, पर मैश उनकी कुर्सी बनाकर उस पर बैठ जाता है। रेन समझ जाता है ये इनोसेंट जीरो का आदमी नहीं है, पर रेन उस पर आखिरी टेस्ट करता है और उस पर कई सारी सॉर्ड फेंकता है, पर मैश सॉर्ड को पकड़ बाकी सॉर्ड्स को तेजी से रोकने लगता है और ये देख स्पाइडर के पसीने छूट जाते हैं। रेन मैश से उसका नाम पूछता है और उसे पता चलता है ये वही है जिसके बारे में हेडमास्टर ने उसे बताया था। वो अपने बर्ताव के लिए मैश से माफी मांगता है। अब मैश दरवाजा तोड़ एडल का सामना करता है। एडल हैरान हो जाता है कि एबिस की इविल आई का सामना सिर्फ रेन ही कर सकता था, यानी मैश के अंदर इतनी क्षमता है। वो कहता है इस दुनिया में सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता और मैंने तुम्हें पहले भी बीस्टली नेचर के बारे में बताया है और वो सारे इंफीरियर जीन्स को इस सोसाइटी से मिटा देगा। मैश पूछता है जो लोग मैजिक यूज नहीं
नहीं कर सकते, क्या वो उनकी बात कर रहा है? जिसके जवाब में एडल कहता है उसने सही समझा, वो सबको मिटा देगा। मैश अपने बचपन को याद करता है, कैसे उसके फादर उसे क्रीम पफ देते थे और मैजिक ना होने के बाद भी उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे खूब सारा प्यार दिया। मैश कहता है उस जैसे लोग उसके लिए एक प्रॉब्लम है और वो दोस्त कभी नहीं बन सकते। एडल कहता है तुम मेरी बात समझे नहीं, इंफीरियर जीन्स का खात्मा जरूरी है। और तभी बहुत सारे पपेट्स मैश पे हमला करते हैं। उसी समय लव भी वहाँ पहुंचती है और घबरा के इस लड़ाई को चुपके से देखती है। मैश जैसे ही पपेट को तोड़ता है उसके अंदर से लिक्विड बाहर आता है। एडल कहता है ये एक एसिड डॉल है, इसलिए बच के रहना। मैश पपेट का हेड पकड़ उसे बॉल की तरह तेजी से बाकी पपेट्स की ओर फेंक डालता है, जिससे वहाँ सभी पपेट्स टूट जाते हैं। लव ये देख के पूरी तरह चौंक जाती है। मैश उससे लेमन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में एडल कहता है वो यहाँ सभी के मैजिकल पावर्स ले रहा है। मैश कहता है इस कारण सब बीमार पड़ सकते हैं। एडल कहता है स्ट्रॉन्ग वीक के साथ ऐसा ही करते हैं। तभी 3 विशाल जोकर पपेट्स मैश को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन मैश एक पंच में उन्हें तोड़ डालता है। ये देख एडल हैरान होता है कि ये पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी मैश अचानक से खुद को पंच मारने लगता है और पता लगता है कि एडल उसे अपनी स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहा है। एडल को इसमें मजा नहीं आता क्योंकि ये फाइट उसे एक तरफा लगती है, इसलिए वो फिन का पपेट उसके सामने लाता है जो कि मैश पे एक्स से हमला करता है, जिसे मैश डिफेंड करता है। ये देख के एडल कहता है अगर वो कोई भी अटैक और डिफेंस यूज करेगा तो वो उसके दोस्त फिन का यही खात्मा कर डालेगा। मैश अब फिन के सारे अटैक को सहन करने लगता है और आखिरी में एक्स अपने आप टूट जाती है। मैश अपना गोल्ड कॉइन निकाल तेजी से उसकी तरफ फेंकता है, जिससे फिन को कंट्रोल कर रही तारें टूट जाती हैं और पपेट मैजिक ब्रेक हो जाता है। एडल ये देख चौंक जाता है और मैश को कई सारी तारों से जकड़ लेता है। मैश बाहर निकलने के लिए ताकत लगाता है, जिससे एडल की उंगलियां मुड़ने लगती हैं और आखिर में मैश उन तारों को तोड़ डालता है और तेजी से एडल की तरफ बढ़कर एक जोरदार किक फेस में मारता है। एडल तुरंत ही मैरोनस चेंज स्पेल का यूज करता है, जिस कारण मैश की बॉडी पपेट में बदलने लगती है। एडल मैश के पास आता है और कहता है वो उसकी आंखों के सामने एक चालाक रैबिट के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो उसका कॉइन निकालने लगता है और कहता है वो वुल्फ कभी नहीं बन सकता। तभी एडल देखता है कॉइन की जगह उसके हाथों में क्रीम पफ आ गया है। मैश जोरदार पंच मार के अपना क्रीम पफ ले लेता है और अब वो नॉर्मल हो गया है। एडल को समझ नहीं आता ये पपेट में बदल चुका था तो आखिर ये हिल कैसे पा रहा है। उसका पपेट मैजिक ब्रेन के सिग्नल को बंद कर देता है। कुछ ही देर में उसे समझ आता है ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है, जिसमें बॉडी भारी खतरे में तुरंत रिस्पॉन्स करती है, जैसे किसी गर्म चीज को छूने पर हाथ पीछे कर लेना। उसका मैजिक सिर्फ बाहर से लोगों को पपेट बनाता है, लेकिन अंदर से वो इंसान ही रहते हैं और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स क्रीम पफ की वजह से हुआ है। लव चिल्लाते हुए कहती है किसी के लिए क्रीम पफ इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। एडल अपना अब अल्टीमेट स्पेल यूज करता है और बताता है हार्म पपेट 100 मीटर के दायरे में किसी को भी पपेट में बदल सकता है और इसकी इनविजिबल तारों के टच होते ही वो पपेट में बदल जाएगा। अब विशाल पपेट मैश के ऊपर लगातार हमला करता है, पर अचानक से एडल शॉक में चले जाता है ये देख के कि मैश ने उस पपेट की तारों को तोड़ डाला है। लव बताती है मैश ने उन तारों को अपनी बॉडी की लेफ्ट साइड में जस्ट टच होते ही ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले ही उन तारों को तोड़ डाला। एडल एक बार फिर उस पर हमला करता है और मैश उस पपेट को पूरी तरह तोड़ डालता है और तेजी से एडल के पीछे आकर उसे जकड़ लेता है और हवा में ले जाके सीधा जमीन में पटक डालता है। अब एडल फ्लैशबैक में अपनी मॉम के बारे में सोचता है जो बहुत ही ज्यादा दयालु थी और सबको बराबर ट्रीट करती थी, लेकिन एक दिन गरीबों को खाना खिलाते वक्त एक आदमी ने उन्हें चाकू घोंप के मार डाला। अब प्रेजेंट में एडल कहता है उसकी मॉम गलत साबित हुई, इन लोगों को दया की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सभी को मिटा देगा और वो अपना गोल नहीं बदलने वाला। मैश कहता है बुरे लोग बुरे ही होते हैं, चाहे उनका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। एडल कहता है अधिकतर बेवकूफ लोग निचले स्तर में हैं, इसलिए उन सभी को मिटा देना बेहतर है। मैश उससे पूछता है लेमन कहाँ है, जिस पर एडल सभी स्टूडेंट को आजाद करने की बात करता है। ये सुन मैश कहता है उसने ये सब अपनी मॉम के लिए किया है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान है। एडल अब सभी को छोड़ देता है और मैश के सभी दोस्त आपस में काफी चीयर करते हैं। दूसरी ओर रेन लेंस को रोक कहता है कि वो स्कूल का नहीं लग रहा है और तुरंत उस पर हमला कर देता है और पता चलता है ये एक बहरूपिया है जो कि असल में इनोसेंट जीरो की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। रेन उससे पूछता है वो आखिर यहाँ क्यों आया है, जिस पर वो बताता है वो यहाँ एक खास चीज ढूंढने आया है और ये काम एडल का था, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाया। वो उसे पूरी बात नहीं बताता और वहां से निकलने लगता है। रेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक और क्रिमिनल जॉन पायरे उसकी तरफ एक विशाल चाकू फेंक उसे रोक देता है और उसकी ताकत डिवाइन विजनरी के टक्कर की है। ड्रैगरो को मैश की चिंता होती है वो किस हाल में होगा और वो उम्मीद कर रहा होता है कि एकेडमी में किसी को पता न चले कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। बार्ड कहता है अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बन पाया तो वो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि उसकी फ्यूचर प्लानिंग उसी पर निर्भर है। दूसरी तरफ मैश और उसके दोस्त जीत का जश्न मना रहे हैं। मैश अब बाथरूम ब्रेक लेता है, जिस पर सभी अनुमान लगाते हैं कि उसने इतने लंबे समय तक रोक के रखा था। तभी अचानक से
इनोसेंट जीरो की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर सेल्वार रूम के अंदर आता है और फिन डॉट और लेमन को अपने रास्ते में पाकर मैजिक से उन्हें दूर फेंक डालता है। सेल्वार एबल के पास जाकर उसकी चोटों को देख पूछता है क्या वो किसी से बैटल हारा है। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि वो इस स्कूल में टॉप पोजीशन में भी नहीं आ पाया, वो बिल्कुल बेकार है, पर वो उसकी सराहना करता है कि उसने हेडमास्टर के बारे में उसे इंटेल दी। सेल्वार के मैजिक के कारण एबल अपना गला दबाने लगता है। वो कहता है एबल उसे ढूंढ नहीं पाया जिसे उनकी तलाश है, इसलिए अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। इतने में पीछे से मैश की आवाज आती है, हम ऑरेंज जूस और क्रीम पफ के साथ पार्टी कर सकते हैं। सेल्वार पीछे चिढ़ते हुए देखता है, ये आखिर है कौन। लेमन मैश से कहती है इन चीजों का भी समय नहीं है, यहाँ का माहौल अभी खराब है। फिन कहता है वेट, लेकिन तुम्हें ये क्रीम पफ मिले कहाँ से। तभी एक मक्खी उड़ते हुए मैश की नाक में बैठ जाती है और उसे एक जोरदार छींक आती है जिससे सारे क्रीम पफ प्लेट से उड़ते हुए सीधा सेल्वार के सर पे गिर जाते हैं। फिन चौंक जाता है, क्या ये कोइंसिडेंस है। लव भी चौंक जाती है, क्या ये जानबूझकर किया गया है। उसी समय एबल मैजिक से फ्री हो जाता है। अब मैश माफी मांगते हुए कहता है हम ये क्रीम पफ खाने वाले हैं, तो क्या तुम इसे वापस कर सकते हो। सेल्वार अपने सर से क्रीम पफ को साफ करते हुए फेंक देता है और ये देख के मैश शॉक में चले जाता है। सेल्वार उसे एक बदतमीज लड़का कहता है। तभी उसे अपने सर में झंझनाहट महसूस होती है। वो सोचता है उसे यहाँ आने से पहले सर में दर्द नहीं हुआ था, तो क्या ये इस लड़के के आने के कारण हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्या इसकी वजह से हुआ है और क्या हम इसी की तलाश कर रहे हैं। अब वो वापस से एबल को मारना शुरू करता है और स्पेल से उसकी ओर अटैक करता है। मैश उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन तब तक एबिस रेजर बीच में आ जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एबिस मैश से माफी मांगते हुए कहता है वो उसके साथ अब क्रीम पफ नहीं खा पाएगा। मैश उसके पास आकर उसे मैजिकल रुमाल देता है। सेल्वार मन में सोचता है मेरा वार जानलेवा नहीं था, और उसे पता चलता है कि मशरूम हेड ने उसके स्पेल करने से पहले ही उसकी तरफ पत्थर फेंका जिससे रास्ता बदल जाए। मैश अब गुस्से से अपना पैर जमीन पर रखता है जिससे फ्लोर टूटकर कांपने लगता है और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। वो पत्थर के टुकड़ों पर एक किक मारता है जो कि सीधा तेजी से सेल्वार की तरफ जाता है और वहाँ सब ये देख के चौंक जाते हैं कि सेल्वार ने एक हाथ से उस पत्थर को पकड़ लिया। वो पत्थर को चाटते हुए कहता है वो काफी रेबल है, इसलिए वो उसे मारने में नहीं हिचकिचाएगा। मैश उसे धमकाते हुए कहता है उसे मांस गाय को इलाज के लिए ले जाना है और अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसकी अच्छे से धुलाई कर डालेगा। सेल्वार कहता है क्या तुम इसे बचा पाओगे। वो तुरंत स्पेल यूज कर कई सारे अटैक कर डालता है और मैश उन्हें पंचेस मारकर रोकने की कोशिश करता है। अब वो एक विशाल कार्बन ब्लेड्स उसकी तरफ फेंकता है जो कि सीधा मैश के पेट में लग उसे पीछे धकेल देती हैं। एबल सोचता है ये ऐसे नहीं जीत पाएगा, यहाँ ताकत का अंतर है, ये लोग बड़ी क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं। वो याद करता है उसकी मॉम ने कहा था कि ये सिर्फ किस्मत की बात है कि वो कुछ खास फायदों के साथ पैदा हुए हैं, जैसे बर्थ राइट, रंग, रूप, टैलेंट। ये बस मौका है जो उन्हें दिया गया है। सेल्वार अब सीधा एबल पे अटैक करता है, लेकिन मैश बीच में आकर उन सारे अटैक को रोकने लगता है। एबल कहता है हम सब निचले स्तर में आते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं जीत सकते। एबिस बेवकूफ है, उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए था। जिस पर मैश कहता है एबिस काफी लंबे समय तक अकेला था, पर एबल ने उसे अपनाया, जिस वजह से वो खुश है कि वो उसके काम आ पाया। और अगर मैं भी एबिस की जगह होता तो ऐसा ही फील करता। एबल को याद आता है उसकी मॉम ने भी यही सेम बात बोली थी कि उसे अपने आप को दूसरों की जगह रख कर देखना चाहिए, जिससे वो औरों के प्रति ज्यादा दया भाव रख पाए। सेल्वार कार्बन रेन स्पेल से मैश के ऊपर लगातार हमला करके कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो, शर्म की बात है। डॉट ये देख के टेंशन में आ जाता है, अगर वो मदद के लिए आगे बढ़ेगा तो फिन और लेमन भी खतरे में आ जाएंगे। सेल्वार बोर हो जाता है और अब वो एडवांस स्पेल कार्बन हैवी रेन का यूज करता है और ढेर सारे कार्बन ब्लेड्स मैश को लगने ही वाले होते हैं कि अचानक से विशाल पपेट आकर मैश को बचा लेता है। एबल कहता है ताकतवर कमजोर से छीनते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन कमजोर ताकतवर का मुकाबला करें वो उनका अधिकार है। सेल्वार कहता है इन सब का क्या मतलब है, जिसके जवाब में एबल कहता है वो सब देख पा रहा है सही और गलत क्या है। अब हार्म पपेट सेल्वार को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन कार्बो हैवी रेन स्पेल से उसका पपेट बुरी तरह टूट जाता है। सेल्वार खुश होकर कहता है कि वो इस तरह के मैजिक से उससे नहीं जीत सकता, लेकिन तभी मैश पपेट के अंदर से निकलता है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारता है। सेल्वार कहता है वो पहला इंसान है जो उसके चेहरे के आर्मर को तोड़ पाया है। वो उससे पूछता है वो कौन सा मैजिक यूज करता है। मैश कुछ देर तक सोचता है और कहता है पावर। ये सुन सब चौंक जाते हैं। सेल्वार कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वो अपना मिरर निकालता है, जिसे देख डॉट घबरा के कहता है ये एक स्पेल रिफ्लेक्शन मिरर है जो कि किसी भी पावरफुल स्पेल को इतना ज्यादा भयानक बना देता है कि सामने वाला मैजिक यूजर मारा जा सकता है। वो मैश को चेतावनी देता है कि ये स्पेल को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। सेल्वार मैश को उस पे मैजिक यूज करने के लिए कहता है और वो देख सकता
है कैसे उसका मैजिक उस पे भारी पड़ने वाला है। उसके आगे बोलने से पहले ही मैश एक किक में उस मिरर को तोड़ डालता है और वहाँ सभी बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। वो मैश की हर लड़ाई को याद करते हैं और उन्हें एहसास होता है तब से लेके अब तक मैश मैजिक नहीं सिर्फ अपनी बॉडी से ये सब कर रहा था। उन सबको विश्वास नहीं होता और ये सब उन्हें एक फैंटेसी स्टोरी जैसा लगता है। सेल्वार के हाथ में एक मार्क अपीयर होता है और उसे एहसास होता है ये मैश को टच करने की वजह से हुआ है और पहले जो उसके सर में दर्द हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, यानी ये वही लड़का है। अब उसके पीछे एक डायमेंशन खुलती है जहाँ से दो बड़े हाथ आकर उसको ले जाने लगते हैं। सेल्वार अब अपना नाम बताकर कहता है कि वो उनसे जल्द ही मिलेगा और वो वहाँ से चला जाता है। मैश कहता है हमें मास्क गाय को अब इलाज के लिए ले जाना चाहिए, जिस पर एडल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मैजिकल रुमाल उसने दिया था उसकी वजह से उसकी सीरियस इंजरी काफी हद तक ठीक हो गई। एडल जाते हुए मैश का शुक्रिया करता है और वो उसका एहसान एक दिन जरूर चुकाएगा। डॉट, फिन और लेमन अब इस बारे में उससे कहते हैं वो तब से बिना मैजिक के ये सब कर रहा था और अगर एकेडमी में ये सब पता चला तो उसे निकाला जा सकता है। मैश की पोल खुल जाने पर वो बुरी तरह घबरा के कांपने लगता है और अब वो फैसला करते हैं कि वो इस राज को छुपा कर रखेंगे, जिस पर मैश उनका शुक्रिया करता है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट उनकी बातें सुन लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है वो इस बारे में रिपोर्ट करेगा और टीचर को सब बता डालेगा। दूसरी तरफ सेल्वार फादर से देरी के लिए माफी मांगता है और बताता है जो हमने खो दिया था उसका पता चल गया है, जिस पर वो आदमी कहता है आखिरकार मेरी विश जल्द पूरी होगी, जाओ और उसे जल्दी लेके आओ। तो दोस्तों ये था मैश एंड मैजिक मसल सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। उम्मीद करते हैं इसका सीजन 2 जल्द आएगा। चैनल में और भी नए एनीमे जल्द आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पीस आउट।